हाय एवरीवन, दिस इज़ काउंसलर सचिन जग्गा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में आपको बताया था और उसमें मैंने रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में डिस्कस करा था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीबीएसई सर्कुलर के बारे में। इसमें कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ और कंसेशंस के बारे में बताया गया है जो डिसेबल बच्चों के लिए अवेलेबल हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने सीबीएसई सर्कुलर ओपन करा हुआ है। ये सर्कुलर का नंबर 11/22/33 है और ये 12 अप्रैल 2019 में आया था। तो आइए डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और सर्टिफिकेशन कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकती है? सिविल हॉस्पिटल में जो सिविल सर्जन है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, वो ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकती है डिसेबल बच्चे के लिए। या फिर जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पेरेंट्स वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने का तरीका आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ऑनलाइन ये एप्लीकेशन फॉर्म एक फिल करना होता है। उसमें आपको ये डॉक्यूमेंटेशन अपनी बच्चे की डालनी होती है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड और बच्चे का कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट उसकी डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग रिलेटेड चल रहा है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उस पर अपलोड करने होते हैं। उसके बाद आप अपॉइंटमेंट लेके हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन सारी वेरिफिकेशन के लिए भेजनी होती है, देनी होती है। उसके बाद ये फिर से ऑनलाइन पोर्टल में ही वेरिफिकेशन हो जाती है और वो ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है और इसके अलावा बच्चे का डिसेबिलिटी का आई कार्ड भी बन जाता है। ओके, तो जो एक सैम्पल फॉर्म है, सैम्पल सर्टिफिकेट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी मेंशन करा हुआ है 5th पॉइंट में, एनेक्चर ए में आप देख सकते हैं किस तरह का है वो सर्टिफिकेट। देखिए, ये सर्टिफिकेट का एक सैम्पल है, सीबीएसई ने ऑलरेडी दिया हुआ है, जो आपको सिविल सर्जन से, सिविल मेडिकल ऑफिसर से लेना है और आगे सीबीएसई को फॉरवर्ड करना होता है। अब नेक्स्ट कंसेशन क्या है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्क्राइब की फैसिलिटी है और कॉम्पनसेटरी टाइम है। जो भी डिसेबल चाइल्ड है, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स हैं बच्चे की किसी की, तो उनके लिए सबसे पहली जो स्क्राइब की फैसिलिटी है वो अवेलेबल है। इसके बारे में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि स्क्राइब की फैसिलिटीज़ के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। स्क्राइब की फैसिलिटी दो तरह से प्रोवाइड करी जा सकती है। एक तो स्कूल प्रोवाइड कर सकता है और दूसरा इंडिपेंडेंटली पेरेंट्स ये अरेंज कर सकते हैं। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पेपर में एग्ज़ाम का थोड़ा उसको रिलैक्सेशन दी जाती है। यहाँ पे मेंशन भी करा हुआ है कि अगर 3 आवर्स का ड्यूरेशन का एग्ज़ाम है तो 60 मिनट्स की उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, और अगर 2.5 आवर का ड्यूरेशन का एग्ज़ाम है तो उसको 50 मिनट्स एंड सो ऑन। अब यहाँ पे इन्होंने एनेक्चर सी को रेफ़र करा हुआ है कि अगर कोई भी डिसेबिलिटी कैटेगरी का है तो उसके लिए स्क्राइब, रीडर, राइटर चाहिए। तो एनेक्चर सी में देखिए कि कहाँ कहाँ पे परमिसिबल है। अब आपको मैं एनेक्चर सी दिखाता हूँ कि उसमें क्या मेंशन करा हुआ है। देखिए, ये रहा एनेक्चर सी। अब यहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट्स केयरफुली स्टडी करने हैं। लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन्स हैं, सेरिब्रल पाल्सी है, डॉर्फिज्म है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, एसिड अटैक विक्टिम्स हैं। इसके अलावा और भी कई तरह की डिसेबिलिटीज़ जैसे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में मेंशन करी हुई हैं, वो सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। और इसके अलावा इन सबको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जा सकती हैं उसके बारे में भी मेंशन करा हुआ है। जहाँ जहाँ पे येस है तो वहाँ पे आपको देखेंगे कि उनको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये है अपॉइंटमेंट ऑफ स्क्राइब एंड रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस। स्क्राइब की अपॉइंटमेंट कैसे होगी? तो सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें एक परफॉर्मा है जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्क्राइब और रीडर को सबमिट करना होता है, या जो पेरेंट्स अगर स्क्राइब
अरेंज कर रहे हैं तो उनको ये एक परफॉर्मा सबमिट करना होता है। यहाँ पे एनेक्चर बी को रेफ़र करा हुआ है। एनेक्चर बी में देखिए क्या है, ये इस तरह का परफॉर्मा है, अंडरटेकिंग है बेसिकली, जो स्क्राइब आपको प्रोवाइड करेगा। और इसमें ये भी ध्यान रखना है आपने कि जो स्क्राइब है और वो डिसेबल बच्चे की क्लास से एक क्लास जूनियर होना चाहिए। अगर डिसेबल बच्चा 10th क्लास के एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर हो रहा है तो जो स्क्राइब है वो 9th क्लास का होना चाहिए, और अगर वो 12th क्लास के एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर हो रहा है डिसेबल चाइल्ड, तो जो स्क्राइब है वो 11th क्लास का होना चाहिए। ओके, तो अब हम वापस चलते हैं उसी पॉइंट पे जो हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए ये रहा अपॉइंटमेंट ऑफ स्क्राइब एंड रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें मैंने आपको एक तो वो परफॉर्मा दिखा दिया, अंडरटेकिंग दिखा दिया है। इसके अलावा ये भी बता दिया कि स्क्राइब की एज लिमिट और उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये देखना है कि जो कैंडिडेट है उसको भी परमिशन है स्क्राइब लाने की, और सेकंड स्कूल भी प्रोवाइड कर सकता है स्क्राइब। अब इसमें एक और बात समझने वाली है, कई बार सेंटर में आपके पास कोई डिसेबल चाइल्ड नहीं आता है, फिर भी आपको एक स्क्राइब की लिस्ट प्रिपेयर करके रखनी है, अंडरटेकिंग कुछ स्क्राइब्स की लेके रखनी है। उसका रीज़न मैं आपको ये बताता हूँ। लेट्स सपोज कि कोई बच्चा स्कूल के लिए एग्ज़ाम देने के लिए आ रहा है, फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम है उसका, और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो जिस हैंड से उसको एग्ज़ाम लिखना है तो वो अब नहीं लिख पा रहा है। तो इस केस में भी आपको स्क्राइब की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा कुछ और जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो CBSE ने मेंशन करी हैं। अब इसमें मोस्ट कॉमन इंस्ट्रक्शंस हैं, कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं हैं, लेकिन विजुअल इम्पेयरमेंट के केस में, विजुअल हैंडीकैप के केस में बच्चे को मैग्नीफाइंग ग्लासेस प्रोवाइड करने होते हैं, पोर्टेबल वीडियो मैग्नीफायर प्रोवाइड करना होता है ताकि बच्चा लेटर्स को अच्छे से देख सके। और कुछ सेंटर्स क्या करते हैं, जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए सेपरेट सेंटर बना देते हैं, और विजुअल इम्पेयरमेंट के केस में टीचर्स भी और जो इन्विजिलेटर का रोल प्ले करते हैं वो अलग से सेपरेटली प्रोवाइड कर देते हैं। अब इसके अलावा कंप्यूटर कुछ केसेस में परमिटेड है, जहाँ पे जो डिसेबल चाइल्ड है वो कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना चाहता है तो वो अपना लैपटॉप भी ला सकता है, और इसके अलावा स्कूल उसको प्रोवाइड कर सकता है, बट उसकी कुछ कंडीशंस हैं वो आपको फॉलो करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट फ़ी का है। विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट से एग्जामिनेशन फ़ी या रजिस्ट्रेशन फ़ी चार्ज नहीं करी जानी चाहिए। इसके बाद 10th क्लास के लिए कौन कौन सी स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस हैं हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड लैंग्वेज एग्जेम्प्टेड है, बच्चा थर्ड लैंग्वेज छोड़ सकता है RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग। और दूसरी बात, उसको सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए परमिशन है। तो इसमें क्या है कि वो एक लैंग्वेज चूज़ कर सकता है। उसके अलावा ग्रुप 1 में जो सब्जेक्ट्स मेंशन करे हुए हैं इसमें से कोई भी 4 सब्जेक्ट वो पिक कर सकता है। ओके, और ग्रुप 2 में जो मेंशन करे हुए हैं उनमें से कोई पिक कर सकता है। अब इसके बाद आता है ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस एंड सेपरेट क्वेश्चंस। तो जैसे विजुअली इम्पेयर्ड केस में बच्चों को मैग्नीफाइंग ग्लासेस की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका जो साइज़ है क्वेश्चन पेपर में अल्फ़ाबेट्स का, लेटर्स का, तो वो थोड़ा बड़ा हो सकता है। ओके, इसके बाद 12th के लिए सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए जो फैसिलिटी है उसमें बच्चा कोई भी म्यूज़िक, पेंटिंग, होम साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट पिक कर सकता है। डिपेंड करता है कि स्कूल कौन कौन से सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करवा रहा है। डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए सेपरेट क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा जाना चाहिए जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट कवर हो रहा है वो ये है कि स्कूल्स के लिए क्या गाइडलाइंस हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के रिगार्डिंग और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग। तो मोस्ट कॉमन हमने इंक्लूसिव एजुकेशन के वीडियो में डिस्कस करी थी। एडमिशन कंपलसरी है, इंटीग्रेशन भी होनी चाहिए और इंक्लूजन भी होना चाहिए।
और एनरोलमेंट भी मॉनिटर करनी है स्कूल ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से बिल्ड करना है हर बच्चे के लिए वो कंफर्टेबल हो। अगर रैम्प्स चाहिए तो रैम्प्स की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए स्कूल्स में। तो इस तरह की गाइडलाइंस हैं जो स्कूल के लिए इम्पॉर्टेंट है। इन एग्जेम्पशंस को अवेल करने के लिए एसओपी क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। स्टेप 1 तो सिंपल है, पेरेंट्स को सीबीएसई की गाइडलाइंस को फॉलो करना है, अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद पेरेंट्स को सिविल सर्जन से अपने बच्चे का एग्जामिन करवाना है और सिविल सर्जन से ही मेडिकल सर्टिफिकेट लेना है। उसके बाद सिविल सर्जन के सर्टिफिकेट के साथ स्कूल अपनी एक लेटर हेड पे लेटर ड्राफ्ट करेगा और सीबीएसई बोर्ड में भेजेगा जिसमें बच्चे की रिक्वेस्ट को मेंशन करा होगा। बाय द टाइम सीबीएसई कैंडिडेट की रिक्वेस्ट की परमिशन अप्रूव करती है और अगर कोई रिजेक्शन होती है तो उसका रीज़न भी मेंशन होगा। इसके अलावा स्केड्यूल क्या है, कब रिक्वेस्ट भेजनी है, कब तक सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए, वो इसमें मेंशन करा हुआ है। ये वीडियो मेरा डालने का पर्पस था ताकि स्कूल्स और स्पेशल एजुकेटर्स, काउंसलर्स, मैनेजमेंट इस बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करें कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है, किस तरह से बच्चे को फैसिलिटीज़ और वो सारी एग्जेम्पशंस अवेल करवानी है। तो अगर किसी तरह की भी आपको फर्दर इंक्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।